उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, यानी कि हिंदी से जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस चीज का जो प्रोसेस है, यानी कि किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा कि वो मुझे बुला रही है। ठीक है, मैंने बोला वो मुझे बुला रही है, ये छोटा सा जो सेंटेंस है इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस हिंदी का जो वाक्य है ये लिखा गया है, अब मुझे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखो ये हिंदी में जो हमने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इस सेंटेंस को मैं अभी इंग्लिश में बनाता हूं। मैंने बोला शी इज, ठीक है, शी इज कॉलिंग मी, ठीक है, वो मुझे बुला रही है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहां पे मैंने इसको जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, मैंने ऐसा क्या देखा हिंदी में कि भैया मुझे यहाँ पे शी ही लिखना पड़ा, मुझे इज ही लगाना पड़ा, कुछ और क्यों नहीं लगाया, है ना। और मैंने यहाँ पे कॉलिंग में आईएनजी क्यों लगाया, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, लास्ट में मी ही क्यों लिखा, जबकि यहाँ पे वो मुझे के लिए तो हम माई का इस्तेमाल भी कर देते हैं, मुझे के लिए आई का इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो बच्चों को इन चीजों में बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यदि इंग्लिश में कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो वहां पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है ना, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वर्ब के बारे में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब, और आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये चार चीजें पता है तो सेंटेंस आपका अपने आप ही बन जाएगा, अगर आपको चार चीजें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज कौन सी है, सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है हेल्पिंग वर्ब। इसके हिसाब से वर्ब की कौन सी फॉर्म हमारी लगेगी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी तो आपको सेंटेंस का समय पता चलेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि वो मुझे बुला रही है, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, वो मुझे बुला रही थी, वो मुझे बुला रही थी। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा शी वाज कॉलिंग मी। ठीक है, ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूं या नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने जब हिंदी में सेंटेंस को पढ़ा तो यहां से हमें पता चला कि सेंटेंस ये तो पास्ट के लिए बोला गया है, और यहां पे जब हमने इसको देखा तो हमें पता चल गया तो ये तो अभी के लिए बुलाया जा रहा है ना, अभी मुझे बुला रही है, और ये पास्ट के बारे में बोला था, भाई किसी टाइम में बुला रही थी। ठीक है, उस टाइम पे। तो देखो इंग्लिश में क्या चेंज हुआ, इंग्लिश में ये शब्द चेंज हुआ, बस यहाँ पे इज था और इज से बन गया वाज, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। सी भी वहीं के वहीं है, कॉलिंग भी वहीं के वहीं है, और मी भी वहीं के वहीं है। तो ये चेंज किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हिंदी में ये चीज चेंज हुई थी। इसी चीज को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं सबको पता है ये चीजें, ये नए बच्चों के लिए है जिनको नहीं आती है कुछ भी। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा सेंटेंस में जो काम किया गया है उस काम का जो टाइम है वो कब किया गया है, टाइम मतलब काम कब किया गया है, ये सारी चीजें हमें वहीं से पता चलती हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे, और जो जो बेसिक चीजें हैं वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कराता हूं, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत आसान सा है, जैसे लिखा हुआ है आई, मैं का मतलब क्या होता है, आई, सबको पता है कि मैं का मतलब आई होता है ना। और जैसे आपने सुना होगा यू का मतलब सबको पता है इंग्लिश में होता है तुम, पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा तुम या आप होता है यू का मीनिंग। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे हिंदी में आपको शब्द देखने को मिलेंगे जिनका इंग्लिश में नहीं पता होगा क्या होगा, और बहुत आसान से होंगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, वो, वह तो आपने पढ़ा है, वह का मतलब होता है ही या शी, किसी लड़की के लिए ही, और लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही,
और किसी वस्तु के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं, वह के लिए तो बता दिया। लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है उसने या वो, इसका क्या होगा? तुम के लिए तो हमें पता है, तुम के लिए तो यू होता है ना, लेकिन आप, तुमने, तो इनके लिए क्या होता है? इनके लिए भी यू ही रहेगा। तुम देखो, एक लड़का है, ये वाला एक लड़का है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये लड़का है, इसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसने मुझे बताया, इसने मुझे बताया, अब भी ये लड़का है ना। मैं बोलूंगा उसने मुझे बताया, अब भी ये लड़का है। वो मुझे बता रहा था, अब भी ये लड़का है, ठीक है, और वह मुझे बता रहा था, अब भी ये लड़का है। तो ये उसने, वो और वह तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, यानी कि एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आएंगे। इनके लिए अगर ये लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो ही, लड़की के लिए हो रहे हैं तो शी, और किसी वस्तु के लिए हो रहे हैं तो इट। इधर देखो, तुम का मतलब यू होता है, सबको पता है। आपका मतलब भी यू ही होगा, है ना। तुमने का मतलब भी देखो, इसको मैं बोल रहा हूँ तू यहाँ आ जा, तू यहाँ, अभी मैं इसी को बोल रहा हूँ। तुम यहाँ आओ, अब भी इसी को बोल रहा हूँ। आप यहाँ आओ, अब भी इसी को बोल रहा हूँ। तो एक ही पर्सन के लिए हम इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एक ही है, सिर्फ उसका नाम है यू। क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, उसका नाम है यू। तो आप यहाँ पे यू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ऐसे ही इधर है, इन सब के लिए आप आई का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ये सब आई के लिए ही है। तो ये कुछ कंफ्यूजन था बच्चों को, ठीक है, और ये कंफ्यूजन भी मैंने आपका दूर कर दिया है, ठीक। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोर्स लेना चाहता है, पेड कोर्स हमारा, ठीक है, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसी में आपको हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको इसी में मिलेंगे, ठीक है। फ्री एक भी कोर्स नहीं है इसमें, कभी फ्री वाला आप सोचने लगो, फ्री यूट्यूब पे ही है। अगर आपको ये चीज चाहिए कि भाई सारी चीजें डिटेल में चाहिए, सीरीज में चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ी सी सेंटेंस को बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप जब सेंटेंस आगे बनाएंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, वीडियो को बस लास्ट तक देखना। आई एम खान, हाँ भाई, पेड बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा, और कौन पढ़ाएगा? इस चैनल पे मैं ही पढ़ाता हूं, और जो इस चैनल के द्वारा जिस भी बैच के बारे में बताया जाता है वहां पे मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आपको एप्लीकेशन हमारी ही डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, कोई दूसरी मत कर लेना। देखो, हम सबसे पहले सीखने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ज्यादा नहीं। इतना तो सबको पता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, काम करने वाला, सबको पता है ये बात। तो हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता, काम को करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मीनिंग सब जानते हैं कि भाई काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। लेकिन अभी हमें ये तो पता चल गया कि काम को करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं? हम मतलब अगर हमें ये ना पता हो कि भाई काम को कर कौन रहा है, तो क्या कोई ऐसा शब्द भी है, ऐसा कोई वर्ड भी है जिसको सेंटेंस में हम देखें और देखते ही हमें पता चले कि अच्छा ये तो सब्जेक्ट है ना? ऐसे भी तो होना चाहिए ना कोई वर्ड। तो इसके लिए आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, चाहे आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो वर्ड्स हैं आपके जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, और किसी का नाम भी देखने को मिल सकता है। ये सब के सब जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब आप सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला ही इज कमिंग, छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है, ही इज कमिंग। अब अगर मैं यहां पे, मुझे नहीं पता अभी सब्जेक्ट कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं ही को देखूंगा मुझे पता चल जाएगा कि ही सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आते हैं। अगर आपको सेंटेंस को देख करके ये पहचान में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे शब्दों को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि अच्छा ये है इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इन चीजों को सीख सकते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे देखो, सब्जेक्ट को समझ में आ जाएगा हमारे। अब हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब। क्या हम हेल्पिंग वर्ब को भी पहचान सकते हैं? हाँ, हेल्पिंग वर्ब को भी पहचाना जा सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लगाते क्यों है सेंटेंस में? देखो, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ये रहा, इसमें ये रही हेल्पिंग वर्ब इज, ये हेल्पिंग वर्ब है। हम इसको लगाई क्यों रहे हैं? इसका काम क्या है? यहाँ पे अभी पीछे बताया था ना, ये हमें क्या बता रही है? समय। ये क्या बता रही है? समय। ये हमें टाइम बता रही है। टाइम तो हमने टेंस में पढ़ा था सर, कितने टाइम होते हैं? 3। एक तो होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्तमान, एक होता है पास्ट जिसको बोलते हैं भूतकाल, और एक होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर, जिसको बोलते हैं भविष्यकाल।
तो सर टाइम तो 3 होते हैं। हाँ, ये तीनों ही समय के बारे में हमें बता देगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना, ये हेल्पिंग वर्ब की, तो आपको फिर कभी भी लाइफ में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बता रही है, समय, ठीक है। तो समय बताने के लिए यहाँ पे कुछ शब्द होंगे जिनको देख के हमें पता चलेगा कि ये किस समय के बारे में बोला गया है जो काम है। जैसे आपको इज एम आर देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी न किसी सेंटेंस में देखने को मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है। आपको हैज हैव देखने को मिलेगा, मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है। ऐसे जो शब्द आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस तो भैया प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का है। ऐसे ही कुछ पास्ट के लिए भी होते हैं, ठीक है। पास्ट में जैसे कि मैंने बोला वाज वर, क्या बोला मैंने, वाज वर बोला, ठीक है। मैंने बोला हैड, क्या बोला, हैड। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसका है, पास्ट का सेंटेंस है। ऐसे ही फ्यूचर में हमें विल देखने को मिलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है, ठीक है। ऐसे हमें सेंटेंस की पहचान होती है, ओके। अब जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है ना, भाई बुद्धि में नहीं बैठता, तो थोड़े से पैसे खर्च करके पेड कोर्स ले लो एक बार, उसमें आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी और डाउट वगैरह भी आप अपनी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इस चीज के। जैसे मैंने बोला आई वाज टॉकिंग हर, ऐसे मैंने बोल दिया। एक सेंटेंस मैंने बोला आई विल बी टॉकिंग हर। एक सेंटेंस मैंने ऐसे बोला, इंग्लिश में लिख रहा हूं अभी। एक मैंने बोला आई एम टॉकिंग हर, ठीक है। ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे, लेकिन तीनों सेंटेंस में आई कॉमन है, तीनों सेंटेंस में ये टॉकिंग भी कॉमन है ना। ये टॉकिंग हर जो है ये भी कॉमन है तीनों में। अंतर क्या आया है, इसमें मैंने वाज लिखा है, इसमें विल बी, इसमें एम। तो इससे कुछ फर्क पड़ा, हाँ पड़ेगा फर्क। देखो कौन सा फर्क पड़ा है अभी दिखाता हूं। देखो ये जो सेंटेंस है इसमें वाज लिखा हुआ है, ये किसका हो गया, पास्ट का। मुझे कैसे पता चला, मैंने एक शब्द देखा बस यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, तो मुझे पता चलेगा कि इसमें जो भी काम होगा सेंटेंस में वो पास्ट से जुड़ा हुआ है। किससे, पास्ट से, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था वाज वर्ड किस में आते हैं, पास्ट में। बस ये चीज रट लोगे ना, इससे ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस का समय क्या है, ओके। भाई IM खान जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ना, देखो जो पेड बैच होते हैं ना, उसमें ग्रामर तो साथ साथ होती है, लेकिन फोकस रहता है स्पोकन इंग्लिश पे, ठीक है। कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को कैसे इस्तेमाल करें, इस चीज पे फोकस रहता है। और वैसे भी आपको ज्यादा ग्रामर सीखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सीखो कि आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाओ, ठीक है। आप इंग्लिश की किताबें हैं उनको पढ़ सको, दूसरों को समझा सको, बस इतनी सीख लो, इतनी बहुत है आपके लिए, ओके। चलो तो यहाँ पे ये सेंटेंस किसका था, पास्ट का। ये किसका है, ये है फ्यूचर का, क्योंकि यहाँ पे विल लगा हुआ है। किसका है, फ्यूचर का। और ये तो प्रेजेंट का है, इजएमआर तो आपसे पहचान में आ रही होगा, है ना। तो ये चीजें आपको बताएंगी सेंटेंस का समय, कि सेंटेंस किस समय के बारे में बातें कर रहा है, किस समय के बारे में सेंटेंस में बातें की गई हैं, ओके। चलिए तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्लियर हुआ। अगर हेल्पिंग वर्ब क्लियर है तो अब आपको वर्ब को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वर्ब देखने को मिलती है। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है काम, जो भी हम काम कर रहे हैं। अब हम किसी को देखते हैं, है ना। अब मैंने किसी को देखा कि कोई जैसे कोई भैंस को चराने ले जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, किसी को देखा मैंने वो फोन चला रहा है, कोई किसी से बातें कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपने मम्मी पापा से बातें कर रहा है ना। तो कोई व्यक्ति है और वो कुछ काम कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं, तो वो जिस भी काम को कर रहा है ना, वो काम ही वर्ब है। उसको काम को इंग्लिश में वर्ब कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वर्ब, ठीक है। और जो वो व्यक्ति है, वो जो काम को करते हुए आप जिसको देख रहे हैं, वो है हमारा सब्जेक्ट। तो काम को करने वाला हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से इसको देखना है एग्जांपल को, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग गलत हो सकती है लेकिन सही बनाने की कोशिश करूंगा, ओके। दांत लगा दो भाई 2-4 इसको। चलिए ये एक लड़का है छोटा सा बेचारा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक फुटबॉल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फुटबॉल है, ओके। ये है हमारी
फुटबॉल, अरे क्या लिख दिया है, ठीक है, ये फुटबॉल है। अब ये क्या कर रहा है, ये इस फुटबॉल से खेल रहा है, ठीक है। इसका नाम है, मान लो जैसे इसका नाम है मयंक, मयंक खेल रहा है, ठीक है, मयंक, ठीक है, फुटबॉल से खेल रहा है। ओके, हमने देखा भाई मयंक को, मयंक क्या कर रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है। अब देखो मैं अपने घर से जाता हूं निकल के कहीं पे रास्ते में, और मुझे दिखता है प्लेग्राउंड में जो मयंक है ना भाई, वो फुटबॉल से खेल रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने देखा किसको है, आप दिमाग में बिल्कुल जोर मत दो, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट, फिर लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पहले इन दो चीजों को क्लियर करेंगे, वर्ब भी लिख देते हैं साथ में, ठीक है। चलो, तो मैंने देखा किसको, मैंने देखा एक बच्चा है, उसका नाम मयंक है, मैंने देखा वो किसमें, एक ग्राउंड में खेल रहा है, मैंने देखा ये फुटबॉल से खेल रहा है, तो मैंने देखा किसको है, मयंक को देखा है। तो जो व्यक्ति देखा है मैंने काम को करते हुए, वही व्यक्ति सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा मयंक, क्योंकि मैंने इसी को देखा है काम को करते हुए। हम जिसको भी काम को करते हुए देखेंगे वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखो। अच्छा, मैंने सब्जेक्ट, इस काम को करते हुए देख लिया इसको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा क्या, मैंने क्या देखा कि मयंक खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब मैंने क्या काम करते हुए देखा, इसको खेलते हुए देखा। तो ये काम क्या है, खेलना, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ब। तो क्या कर रहा है, ये खेल रहा है, मयंक क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो खेलने के काम को मैंने करते हुए देखा, तो मयंक हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये काम कर रहा है खेलने का, ठीक है। तो खेलना यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको वर्ब में लिख दिया। अब देखो, अच्छा मैंने इसको देखा कब है, अभी देखा है भाई अपनी आंखों से, अभी खेल रहा है, अभी देखा है ना। तो अभी जो मैंने ये इसको देखा है, इस समय को बताने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी के लिए मैंने अभी इसको देखा है, इस टाइम को दिखाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब की किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मुझे देखो, जो काम है उसकी तो मुझे पता चल जाएगा, खेलने का काम कर रहा है भाई, खेलने को क्या बोलते हैं, खेलने को तो प्ले बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इसका भी मुझे पता चल गया। मयंक को इंग्लिश में मयंक की लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने मयंक की लिख दिया। फुटबॉल को फुटबॉल ही लिख देंगे, इसको भी कोई दिक्कत। लास्ट में हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें याद करनी पड़ेगी। अगर जिस बच्चे को हेल्पिंग वर्ब याद होती है वो आसानी से सेंटेंस को बना ले जाता है, ठीक है। हाँ भाई, उसमें और क्लासेस ऐड होंगी। देखो, जो पेड कोर्स है ना, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है। देखिए, जो पेड कोर्स है ना, उसमें आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें 3 कोर्स दिखेंगे, ठीक है। एक तो आपको दिखेगा A to Z वाला कोर्स, ठीक है, ये उनके लिए जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं। A to Z स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से आपको दिखाई देगा एक, ठीक है। एक आपको दिखाई देगा बिल्ड इंग्लिश कॉन्सेप्ट के नाम से, बिल्ड इंग्लिश कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है। एक आपको दिखेगा बेसिक इंग्लिश के नाम से दिखाई देगा। 3 कोर्स है बस। ये वाला जो कोर्स है इसकी फीस है 999, ठीक है। इसकी फीस है 499 और इसकी फीस है 299, ठीक है। ये 3 कोर्स आपको दिखाई देते हैं। इनमें अंतर क्या है, ये जो A to Z वाला स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसमें सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से मिलेगा, और जो भी इंग्लिश का हाई लेवल होगा, जो चीज हम सीख रहे हैं उसके लिए वहां तक वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। इसमें धीरे धीरे वीडियोस बढ़ती रहेंगी। ये जो बिल्ड इंग्लिश कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें इससे थोड़ा कम कंटेंट रहेगा, लेकिन इसमें भी कंटेंट बेहतरीन ही रहेगा। जो भी सीखोगे परफेक्ट सीखोगे, ठीक है। और कभी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोर्स भी खरीदवा दिया और फिर भी यूट्यूब पे ढूंढते फिर रहे वीडियोस को, ऐसा नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी सीख लिया, सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा, एक बार में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देखो, तीसरी बार देखो, तीसरी बार में जरूर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक दिखाई देगा। जिस बच्चे को ये कि सर हमें ज्यादा एडवांस तो सीखना नहीं है, हमारा तो बेसिक क्लियर हो जाए, तो वो बेसिक वाला कोर्स ले सकते हैं। बेसिक वाला भी आपके पास है। तो इन तीनों में ये अंतर है। ये जो कोर्स है अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। इसमें अभी और वीडियोस आएंगी, बिल्कुल डिटेल में होंगी सारी वीडियोस, ठीक है। ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सब में। डाउट ग्रुप मिलेगा, बच्चे बोलेंगे सर लाइव नहीं है। भैया लाइव में आप आधे घंटे 1 घंटे तो लाइव रहोगे, उसके बाद तो वो वीडियो रिकॉर्ड रहेगी फिर भी, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे ना डाउट ग्रुप दे रखा है, डाउट ग्रुप। इन कोर्सेज में डाउट ग्रुप है, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं,
आप उसमें मैसेज करके या वॉइस मैसेज भेज करके कैसे भी करके आप अपना सवाल जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ समझा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब को सीखो, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं। अब वो तरीके क्या हैं वो सीखो। देखो, ऐसा तो है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब को सभी के साथ इस्तेमाल कर देंगे। आपने ये तो देखा होगा ना, सेंटेंस को बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, है ना, फिर वर्ब आ गई लास्ट में, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, बच्चों को तो याद हो गया होगा अब तक। तो देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब ये ऐसे ही नहीं है न्यू मुंह उठा के लगा दी भैया, ही के साथ हमने जैसे आर लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। आई के साथ क्या बोलते हैं, आई के साथ हमने लगा दिया, आई के साथ भी आर लगा दिया, ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी लगा दिया। ठीक है, इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको आने चाहिए। अब वो रूल्स क्या हैं वो मैं भी आपको बताता हूं। देखो क्या रूल्स हैं। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगेगी वर्ब की फॉर्म, जो भी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। अब देखो, जैसे हैज हैव है, हमें पता है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसा थोड़ी पहली फॉर्म लगा देंगे, है ना। जैसे वाज वर है, वाज वर, हमें पता है कि इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, ऐसा थोड़ी इनके साथ एस या ईएस वाली फॉर्म लगा देंगे, हम ऐसे नहीं लगाएंगे। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें याद करनी पड़ेंगी, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीख पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। चलिए देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, अब इनमें से जैसे इजएमआर आपको कहीं देखने को मिल सकता है, वाजवर देखने को मिल सकता है, हैज हैव, हैड, डू, डज, डिड, कुछ भी देखने को मिल सकता है। ये सब की सब हमारी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है। इनमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिले कहीं पे, समझ जाओ ये क्या है, क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो, इजएमआर जब भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस एक तो किस में है, प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट में। दूसरा, यहां पे जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को, यहां पे हम बोलेंगे काम हो रहा है, काम हो रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कर रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें ऐसा दिखाना है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। जब भी इजएमआर दिखाई देगा, इसका मतलब वो काम को अभी कर रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। वाजवर अगर हम लगाएंगे तो ये किस में आता है, वाजवर तो हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, किसमें, पास्ट में, पास्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे मीनिंग क्या होगा, पास्ट में काम हो रहा था, काम क्या कर रहा था, पास्ट में किसी के द्वारा किया जा रहा था, या कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था पास्ट में। ठीक है, वहां पे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम हैज और हैव को देखते हैं, किसको, हैज हैव को, अच्छा ये तो पता होगा ना आपको हैज हैव कहां पे लगता है, पता है किसी को टेंस में कहां पे लगता है। टेंस कितने बच्चों को आते हैं, बताओ, टेंस कितने बच्चों को आते हैं, जल्दी करो, हाथ खड़े करो भी जल्दी जल्दी से। अगर जिस बच्चे को टेंस अच्छे से समझ में आ गए ना, तो वो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में नहीं फंस सकता, वो आसानी से सेंटेंसेस को बना लेगा। तो अगर आपको टेंस आपने बहुत बार पढ़े हैं, समझ में नहीं आए हैं, तो एक बार मेरी भी मान लो, आप यूट्यूब पे सर्च करो टेंस बाई, हमारा जो चैनल है इसका नाम लिख दो या चिंटू सर लिख दो, तब भी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और वहां पे जाके आप करो भैया, वीडियो को देखो, आपको एक ही बार में टेंसेस समझ में आ जाएंगे, ज्यादा वीडियोस में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो, हैज हैव का इस्तेमाल भी कहां पे करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। इनका मीनिंग क्या होगा फिर, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति है जो काम को, जो किसी काम को कर चुका है, कोई किसी काम को कर चुका है, या किसी ने कोई काम कर लिया है, ऐसा मीनिंग हमें हैज हैव के द्वारा देखने को मिलता है। ये जो भी मीनिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, ये टेंसेस के हिसाब से बता रहा हूं। कभी आप, वैसे तो हर जगह पे अलग अलग मीनिंग निकल जाता है, लेकिन ये टेंसेस के हिसाब से जो नॉर्मल बेसिक मीनिंग हमारा निकलता है वो है यहाँ पे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आते हैं टेंसेस, है ना। आरू गौतम बोल रहा है सर मुझे नहीं आते। भाई रेगुलर तो क्लास ज्वाइन करते हो, क्यों मजाक करते हो, है ना। हेड, हेड कहां पे लगता है, हेड लगता है हमारा पास्ट में, कहां पे, पास्ट में। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा कि कोई काम, कोई काम, ठीक है, कोई काम, किसी व्यक्ति ने किसी काम को
काम को कर लिया था, काम को कर लिया था, किसी व्यक्ति ने किसी काम को कर लिया था, ऐसा मीनिंग देखने को मिलता है। फिर डू डज डिड कहां पे लगता है भाई, देखो डू डज डिड में आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, जहां से ये डू और डज है ये तो हमारा इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, और जो डिड है ये हमारा इस्तेमाल होता है पास्ट में। किसमें, पास्ट में। हाँ, इनके बाद एक चीज और है, इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल आप करोगे इनके बाद, ठीक है, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। और जो बच्चे अभी तक, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं, इंग्लिश में चिंटू के नाम से ही आपको मिल जाएगा, जो चैनल का नाम है। इसी पे पीडीएफ वगैरह जो फ्री क्लासेस की होती हैं वो मिलती हैं। बाकी इंस्टाग्राम तो आप चलाते होंगे रील देखने के लिए, रील को एक बार कम देखना, एक बार इस आईडी को जरूर आप फॉलो करें, ठीक है। चैनल के नाम से ही है भाई, इंग्लिश में चिंटू के नाम से है, इस आईडी को जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पीछे अभी हमने इनका मीनिंग देखा कि भाई इसको प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसको पास्ट में, इसको प्रेजेंट में, इसको पास्ट में, इसको प्रेजेंट में, फिर मैंने इनका हिंदी में मीनिंग बताया। अब ये तो हमने सीख लिया, और ये चीज आपको ऐसा नहीं है एक ही वीडियो से समझ में आ जाएगी, आपको रेगुलर 2-4 वीडियोस देखनी पड़ेंगी इस तरह की, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ये सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू में दे रहा हूं कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। इनके साथ वर्ब की फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन भी हमें बिठाना पड़ता है, ठीक है, किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। देखो इजम्मार जो है इनके साथ ज्यादातर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, वाजवर जो है इसके साथ भी आईएनजी वाली लगती है, हैज हैव के साथ वर्ब की ज्यादातर तीसरी फॉर्म लगती है, हेड के साथ भी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, डू डज और डिड इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म, पहली फॉर्म लगती है। ओके, आ गया सभी को समझ में, इनके साथ कौन सी लगेगी, पहली फॉर्म। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं तब समझ में आएगा। मैंने बोला मैं अंग्रेजी, चलो अलग से एक स्लाइड में लेते हैं ना, यहां पे अलग अलग टेंसेस के सेंटेंस लिखूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। मैंने क्या बोला, कोई मुझसे पूछ रहा है भाई क्या कर रहे हो, मैंने बोला यार इंग्लिश पढ़ रहा हूं, अभी डिस्टर्ब मत करो, है ना, क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं। फिर मैंने बोला मैं अंग्रेजी या इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब देखना आपको यहां पे कुछ चीजें अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। फिर मैंने बोला मैंने अंग्रेजी या फिर मैंने इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है, ठीक है, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है। फिर मैंने बोला मैंने या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ठीक है, मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। अब देखो यहां पे अलग अलग तरह से कैसे ट्रांसलेशन होगा, आपको सेंटेंस देख को अच्छा हिंदी में तो पहचान लेते हो ना सेंटेंस कौन सा समय का बोला गया है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। अगर आप हिंदी में भी नहीं पहचान पाते ना, फिर नहीं है आपकी बस की। हिंदी में देख के पता चल रहा है ना कौन कब का है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं यानी कि अभी पढ़ रहा हूं भैया, प्रेजेंट का है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का हो गया। मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है, इसमें कंफ्यूजन है। आपने किसी ने बोला भाई क्या कर रहा है तू, मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने बस अंग्रेजी पढ़ी है अभी, या फिर मैंने तो भाई अंग्रेजी पढ़ ली, तो पढ़ ली आप इसको प्रेजेंट में लगाओगे क्योंकि वो प्रेजेंट के लिए बोल रहा है। देखो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूं, ठीक है, कोई मुझसे बोला भाई तूने अंग्रेजी पढ़ ली, कब के लिए बोला, अभी के लिए बोला। अब तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैंने बोला हाँ पढ़ ली, तो मैं भी अभी में प्रेजेंट में ही जवाब दूंगा। उसने मुझे जिस टाइम को टारगेट करके क्वेश्चन किया है मुझसे, मैं भी उसी टाइम में जो है अपने जवाब को दूंगा। तो ये भी प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, ठीक है। और मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा, ये फ्यूचर का है अपना, पता चल रहा है। अब देखो इंग्लिश में कैसे अलग अलग दिखता है। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा वर्ब, फिर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले सब में सब्जेक्ट चाहिए, तो सब में सब्जेक्ट तो आई है, मैं, है ना, तो मैं लिख दूंगा आई लिख दिया। मैंने बोला है मैंने या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, अब मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, समय। तो इस सेंटेंस में मुझे समय कहां से पता चल रहा है, मैं से पता चल रहा है नहीं, अंग्रेजी से नहीं, पढ़ने से पता चल रहा है नहीं, मुझे समय पता चल रहा है यहां से। किससे, यहां से, पढ़ रहा हूं। ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, यहां से भी पता चल रहा है समय, है ना। तो देखो दोनों का समय अलग है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है।
तो लास्ट से पता चला। तो आपने हिंदी में मतलब इंग्लिश में जब टेंसेज पढ़े थे तो आपने डेफिनेशन कहां पे पढ़ी थी कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, ऐसा कुछ आए, या कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, आया कुछ याद? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ी होगी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज एम आर लगती है। तो आई के साथ एम आना चाहिए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एम लिखूंगा, आई एम। ठीक है, तो हमने एम लिख दिया, लेकिन लिखा किसकी वजह से? देखो 3 चीज हम इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, इज, एम, आर। लेकिन मैंने ये एम भी क्यों लगाया भैया? मैंने इज और आर क्यों नहीं लगाया? ये मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है भैया इसमें आई, तो आई के साथ एम लगता है। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बिठाना पड़ता है जब हम सेंटेंस को बनाते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया आई एम, एम तक तो बात हो गई। अब आगे मुझे लिखनी है वर्ब, ऐसे चलना है सीक्वेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, अब मुझे लिखनी है वर्ब। अब यह वर्ब कैसे लिखूं मैं? मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ब लिखनी है? अभी बिल्कुल ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। देखो मुझे हेल्पिंग वर्ब को देख करके पता चल जाएगा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। इज एम आर होगा तो आईएनजी वाली, वाजवर होगा तो आईएनजी वाली, हैज हैव होगा तो थर्ड फॉर्म, हेड होगा तो थर्ड फॉर्म, डू डज होगा या डिड होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म। अभी फिलहाल तो इज एम आर है, तो मतलब मुझे आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो मुझे आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म तो लगानी है, लेकिन ये तो देख ले इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं। तो मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। मान लो ये इंग्लिश की किताब है, उसको मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे रीड कर रहा हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रीड करना बोल रहे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? पढ़ने को बोलते हैं रीड करना, रीड के लिए मैं आईएनजी लगा दूंगा, रीडिंग, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूं? रीड कर रहा हूं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या रीड कर रहा हूं? इंग्लिश, तो लास्ट में लिख दूंगा इंग्लिश। क्या लिखूंगा? इंग्लिश। आई एम रीडिंग इंग्लिश। पहला सेंटेंस में टाइम लगा, टाइम नहीं लगेगा आगे, ठीक है। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, समझ में आ गया? ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, ऐसे आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे वाला देखो, जो नेक्स्ट है उसको देखो, क्या लिखा हुआ है? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। भाई कब पढ़ रहे थे? पास्ट में। ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है? अभी पढ़ रहा हूं, तो प्रेजेंट के बारे में बताया गया, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में पास्ट के बारे में बताया गया है। मैं पहले पढ़ रहा था लेकिन अब तो फ्री हूं, ठीक है। तो यहां पे पास्ट में सेंटेंस को बनाने के लिए क्या मुझे कुछ चीज करने की जरूरत है? चेंज। ऊपर वाले सेंटेंस जो मैंने इंग्लिश में बनाया है, कुछ ज्यादा चीजें चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? हिंदी में क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब बताती है। सेंटेंस का समय बता रही है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या मैं खाली इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दूं? क्योंकि हिंदी में और देखो सब कुछ सेम है। हाँ, अगर आप इंग्लिश में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दोगे, अगर आप ऐसे लिख दोगे, देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी सब कुछ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो आपका सेंटेंस पास्ट में पहुंच जाएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, अब मैंने बोला आई वाज, अब देखो मैंने सिर्फ एक शब्द चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको अगर समय ही चेंज करना है, देखो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ सेंटेंस में समय को ही चेंज करना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो बस, और बाकी सबका सब आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंस को बनाओगे। आ गया भाई समझ में सभी को? चलो आगे देखो, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है। हाँ भाई पढ़ ली है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है। अब फिर से देखो, कुछ चेंज करने की जरूरत है? कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा कि आपको? नहीं। यहाँ पे देखो दोनों सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस के थे, कोई किसी काम को अब कर रहा है या कर रहा था, सेम ही टेंस है, मतलब सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बस टेंस अलग अलग हो गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा ही अलग है। ये कॉन्टिन्यूअस था, ये परफेक्ट है प्रेजेंट का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर मैं लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब हैव। आई हैव रीड इंग्लिश, ठीक है, ऐसे आ गया समझ में? अब यहां पे देखो, अच्छा यहां से ना रीड से, हाँ चलो इसे समझ में आ जाएगा। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अलग अलग थी। तो इजमार और वाजवर के साथ तो आईएनजी वाली हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका? हेल्पिंग वर्ब का जो है आपका फर्क किस पे पड़ेगा? वर्ब की फॉर्म पे। तो यहां पे हमने हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर हम वैसे पढ़ने के बारे में बात करते तो हम यहाँ पे अगर हम स्टडी लिखते, बाई चांस अगर हम यहाँ पे स्टडी लिख देते तो हम यहाँ पे क्या लिखते? स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड लिखते। फिर
आई हैव स्टडीड इंग्लिश, फिर हम ऐसे लिखते, यानी कि हमें तीसरी फॉर्म लगानी है। ये डिपेंड करेगा हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। अब इधर देखो, इधर और पता चलेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, फ्यूचर हो गया ना, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, आई विल, ठीक है, स्टडी, यहां पे स्टडी बना लेते हैं ना रीड में, क्योंकि उसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको सेम सेम लगेगी, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। आई विल स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ेंगे ऐसा कहना आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे विल हेल्पिंग वर्ब अलग है, इसके साथ यहां पे अलग फॉर्म आई है, यहां पे इसके साथ अलग फॉर्म आई है, और यहां पे अगर मैं लिखूं इसको रीडिंग को बदल के, ठीक है, अगर मैं इस रीडिंग को यहां से बदल दूं तो यहां पे क्या आएगा, स्टडिंग आएगा। क्या आएगा, स्टडिंग, ठीक है, ऐसे लिख देंगे स्टडिंग। ओके, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये आईएनजी वाली फॉर्म हमने हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगाई, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगाई, यहाँ पे पहली फॉर्म फिर से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगाई। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे सेंटेंस में बहुत सारा काम करती है, ठीक है, बस उसको हमें समझने की जरूरत है। ओके भाई, ये कौन है यहाँ पे बदतमीज, अंशुल, पढ़ने पे ध्यान दे ले भाई। अर्पिता इसको ब्लॉक कर दो, अंशुल को ब्लॉक कर दो, इसको अंशुल को। आगे देखो, ठीक है, तो यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चला, सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखूंगा, उनको आप चेक करना कि किस तरह से जो है वो आपको आपके समय के बारे में बताएंगे, आपको जानकारी देंगे अपनी टेंस को बनाने में, ठीक है, सेंटेंस को बनाने में। देखो मैंने लिखा शी, ठीक है, मैंने लिखा शी विल बी वर्किंग, ठीक है, शी विल बी वर्किंग ऑल डे, ठीक है, ऐसे बोल दिया। एक मैंने बोला दे, ठीक है, मैंने बोला दे हैड कम टू मीट अस, मैंने बोला दे हैड कम टू मीट अस। एक मैंने बोला आई एम वर्किंग विद हर, ठीक है, आई एम वर्किंग विद हर। एक सेंटेंस मैंने बोला इट, ठीक है, मैंने बोला इट वाज अ गुड डे, इट वाज अ गुड डे, ठीक है, मैंने 3 सेंटेंस बोले, 4 हो गए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो मुझे मालूम कि हिंदी नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कि हिंदी क्या है, तो पहले मैं इनको हिंदी में मुझे किससे पता चलेगी, ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के चीज से ही मुझे पता चलेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को जब देखेंगे तभी पता चलेगी। देखो ऐसे शब्द मैंने किस में लिखवाए हैं, सब्जेक्ट में, तो ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पैसिव वॉइस को थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं बहुत सी जगह, ठीक है, इनडायरेक्टली। फिर मैंने देखी अपनी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे विल बी है। इनको देखते ही मुझे पता चला कि सेंटेंस का समय क्या है, इसका समय क्या है, ये सेंटेंस फ्यूचर का है, इसका क्या है, ये सेंटेंस पास्ट का है, इसका क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, इसका क्या है, ये सेंटेंस भी पास्ट का है। मुझे सेंटेंस में जो काम था उसका भी समय पता चल गया कि वो कब का है। फिर मैंने देखा यहाँ पे काम हो रहा है वर्किंग, काम करने का, यहाँ पे कम लिखा हुआ है यानी कि आने का काम हो रहा है, यहाँ पे फिर से वर्किंग काम हो रहा है, और यहाँ पे खाली ये बताया जा रहा है कि आज का दिन कैसा था, अच्छा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे काम के बारे में भी जानकारी मिल रही है। अब वो काम कब हुआ ये मुझे पता चला हेल्पिंग वर्ब से, ये फ्यूचर में होगा, ये पास्ट में हुआ था, ये प्रेजेंट में हो रहा है, और ये पास्ट में हुआ था, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो सेंटेंस में अगर आप इन चीजों को पहचान पाते हैं तो आराम से आप उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है सेंटेंस में। जिन बच्चों को नहीं पता क्लासेस का टाइम क्या है हमारी क्लासेस होती है रात को 8 बजे। जिन बच्चों को इंग्लिश सीखनी है रात को 8 बजे हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को, ठीक है, ओके। और क्लासेस मंडे को होती है, वेडनेसडे को होती है और फ्राइडे को होती है, ठीक है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। बीच में एक दिन जो गैप का हो गया है, ये जो बीच में 2 दिन गैप के हैं, इनमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में भाई सभी को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स वगैरह भी ले सकते हैं, जिनको ऐसा नहीं है कि सर हमें यूट्यूब से नहीं है, हमें तो पेड कोर्स, देखो कुछ बच्चों को ना
ये होता है कि सर हम फ्री में नहीं पढ़ेंगे, हमको तो कोर्स चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो डिटेल में आप कोर्स ले सकते हैं। ओके, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।